आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामिन मोहतरम, वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम हम और हमारी जहनी सेहत का। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब, सरबराह हैं शोबा जहनी सेहत इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि पिछला प्रोग्राम जो था वो एक तरह से तारफ़ी प्रोग्राम था। आपने अपने शोबे का बड़ी डिटेल से ज़िक्र किया और किस तरीके की बीमारियां पाई जाती हैं और क्या उसका तरीका इलाज होता है। और आज हमने फिर डिसाइड किया कि इसको टॉपिक वाइज आगे सेग्रीगेट करेंगे। और मैंने अपने सामीन से भी शेयर किया था कि आज क्लिनिकल डिप्रेशन पे डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बेसिक फैक्ट्स और फिगर्स क्या है इस बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच। और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो क्लिनिकल डिप्रेशन है इरफान साहब, इसके बारे में अब बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है और इसके बारे में बड़ी क्लियर कट तहकीक और रिसर्च के बाद ना इंफॉर्मेशन वो आ चुकी है। कहते हैं कि ये मशरक़, मगरब, शमाल, जनूब, दुनिया के हर खित्ते, हर कंटिनेंट, हर बर आज़म में रहने वाले लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। और सिर्फ जो अमेरिकन्स ने अपनी जो फिगर्स, चूँकि वो अपनी जो हेल्थ स्टेटिस्टिक्स होते हैं वो शेयर करते हैं, तो कहते हैं 10% ऑफ अमेरिकन्स सही दे आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। ठीक। अब डिप्रेशन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक अंदेशे हैं वो ये हैं कि बाकी बीमारियां बहुत सारी शायद जिस्म को या जिस्म के किसी हिस्से को मुतासर करती हैं। ये बीमारी ख़ास तौर पर इंसान की सोच, उसके एहसासात, उसके जज्बात और उसके रवैये और बिहेवियर, इन तमाम चीज़ों की एक साथ अफेक्ट कर देती है। सही। चूँकि बज़ाहिर नज़र तो कोई नहीं प्रॉब्लम आता, इस वजह से जो भी दुनिया भर में इंसान हैं जिनको ये डिप्रेशन की, क्लिनिकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वो एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन में आ जाते हैं। और फिर जो देखने वाले होते हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे उनके कोलीग्स हों, वो उनके बारे में मुख्तलिफ फिर राय कायम करते हैं अपने सोशल कल्चरल उस सेटअप के हिसाब से। हमारी वरी जो होती है, हमारी जो एक अंदेशा है एज़ डॉक्टर, एज़ कंसल्टेंट एंड एज स्पेशलिस्ट, कि अगर सही टाइम पर इसकी ट्रीटमेंट ना हो, प्रॉपर प्रोफेशनल केयर इसकी ना हो, जिस तरह बाकी बीमारियों की होती है जी। इसमें ये भी इंटरनेशनल फिगर्स हैं कि 15% लोग अल्टीमेटली उनमें ख़ुदकुशी के रुझानात बढ़ जाते हैं और फिर वाकई वो ख़ुदकुशी कर देते हैं। और ये एक बहुत दर्दनाक इसका पहलू है कि ये इंटरनेशनल फिगर है। ये इंटरनेशनल फिगर है, एक्सेप्टेड इंटरनेशनल फिगर है। और कुछ जगहों में, दुनिया के कुछ हिस्सों में शायद ये फिगर ज़्यादा है, कुछ में कम है, लेकिन जहाँ पर प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है इसकी सुसाइड के केसेस की, वहाँ पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया है कि अल्टीमेटली 15% ऑफ द पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली वो ख़ुदकुशी। और ये वो ख़ुदकुशी के बारे में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है क्लियर करना कि ये ख़ुदकुशी, सारे डॉक्टर दुनिया भर के जो दिमाग के स्पेशलिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि ये ख़ुदकुशी बेसिकली एक अलामत के तौर पर ज़ाहिर होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में हार्ट अटैक एक अलामत के तौर पर या एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर वो आती है, उसमें मरीज़ का कोई कसूर नहीं होता है। एग्जैक्टली क्लिनिकल डिप्रेशन में 15% पेशेंट अल्टीमेटली दे कमिट सुसाइड, इसलिए कि उसका बर वक्त इलाज नहीं हुआ है और इलाज ना होने की वजह से ना वो एक ऐसी सिचुएशन में इंसान आ जाता है। अब उसके बारे में रिलीजियस जो स्कॉलर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं, ट्रेडिशनल हीलर्स की टर्म हम यूज़ करते हैं, इसमें आमिल हजरात भी आ जाते हैं, बहुत सारे और लोग भी जो अपने कुछ इल्म या अपनी कुछ थेरी के मुताबिक ट्रीट करते हैं, वो बाज़ दफ़ा इसके बारे में एक थोड़ा सा गलत तासर कहते हैं कि जिसका ईमान कमज़ोर था, इसको शायद ये वीक था बंदा अंदर से, मतलब इस तरह के कमेंट्स दिए जाते हैं जो मज़ीद दुख को, दर्द को, फैमिली की जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। सही है। इस पे एक सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह लेटर ऑन, लेकिन अभी मैं डॉक्टर साहब शुरू में ये पूछना चाहूँगा कि इस बीमारी की
क्या सिम्टम्स हैं, जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों में वो सिम्टम्स को देखें या अपने अंदर फील करें, तो हमें फिर कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि हम कहीं डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहे? जी इरफान साहब, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये बहुत ही ज़रूरी है आगाही के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए ये सवाल। पहले तो क्लिनिकल डिप्रेशन को कहते हैं, इसके 3 ग्रेड्स होते हैं। ठीक। माइल्ड यानी हल्के दर्जे की, दूसरी होती है मॉडरेट यानी जिसकी तकरीबन शिद्दत ना आप समझ लें कि औसत दर्जे की होती है। सही, दरमियाने दर्जे की जी। और फिर होती है जो बहुत शदीद, जिसको स्वेयर डिप्रेशन या स्वेयर डिप्रेसिव एपिसोड भी कहते हैं। ये बहुत शदीद होती है, जो इंसान को वाकई उसकी सोचों को, उसके जज्बात को, एफिशिएंसी को, कंसंट्रेशन, मेमोरी, नींद, भूख, हर चीज़ को ना तकरीबन कम्प्लीटली वो कर देती है, ख़त्म कर देती है। जो अलामात हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है दुनिया के हर हिस्से में, हर मुल्क में, पाकिस्तान में भी रिसर्च हुई है, यूरोप, अमेरिका, हर जगह रिसर्च हुई है। वो कहते हैं जो दुनिया भर में जिन लोगों को ये क्लिनिकल डिप्रेशन का अटैक जब आता है या एपिसोड आता है, तो इसमें बुनियादी जो अलामात हैं उनमें एक तो ये होता है कि दिल बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत सैड हो जाता है। सही। अच्छा, एक आम सैडनेस होती है जो रोज़मर्रा में हम कहते हैं यार मैं बड़ा सैड हो गया, यार मैं बड़ा परेशान हो गया। फौरी तौर पे कोई वाक़या आप देखते हैं या पेश आता है, उस पे जो आपका फौरी रिएक्शन होता है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, वो जो ही हालात बदलते हैं या सिचुएशन बदल जाती है या कोई दोस्त आ गए, फैमिली मेम्बर है, गपशप की, चाय कॉफ़ी की, तो एकदम से उनका मूड चेंज हो जाता है। सही। क्लिनिकल डिप्रेशन में जो एक समझे ट्रेजेडी है वो ये है कि वो मूड चेंज होता ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने थर्मोस्टेट बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर कर दिया है। मैं बास अपने दोस्तों को समझाने के लिए कहता हूँ, जैसे बैटरी गाड़ी की या आपकी मोबाइल की बैटरी जैसे डेड नहीं हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो, सही, इतनी डाउन हो जाती है कि वो आप दुनिया भर की खुशियाँ ला के दें। बल्कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कुछ हाल ही में हम एक लेडीज़ हैं, मुझे रेफ़र किया वो केस, अपने जो हमारे कुलीग थे गायनी डिपार्टमेंट के। तो मैं जब गया तो वहाँ पर सिनेरियो क्या था कि ख़ातून को ना ये डिप्रेशन का आहिस्ता आहिस्ता ना हमला शुरू हो गया। सही। उनके यहाँ चूँकि बेटा पैदा हुआ था, और आपको पता है कि बेटा जो है उसकी पैदाइश पर बड़ी खुशियाँ होती हैं जी। अच्छा, उस खातून को बेचारी को डिप्रेशन की उस फेज़ में थी और वो बड़ी मुश्किल एक सिचुएशन थी उनकी। तो सारे कह लें देखें कैसी ये औरत है, अल्लाह ने बेटा दिया है और देखो हालात भी बड़े अच्छे हैं, सास ससुर भी अच्छे हैं, घर में सब ठीक ठाक है, तो ये खुशी नहीं है। सही। अच्छा, वो जो ही मैं गया, मैं थोड़ी देर ब्रीफ सा इंटरव्यू किया तो मुझे साफ पता चल गया कि ये तो वो सिचुएशन डेवलप हो रही है। और फिर हमने चूँकि इस पर ज़ाहिर तहकीक रिसर्च सारी मौजूद है, तो कहते हैं कि ये चाइल्ड बर्थ या बच्चे की पैदाइश के वक्त भी 10 से 15% ख़वातीन को ये क्लिनिकल डिप्रेशन का अटैक आता है। अच्छा। जी हाँ। और उसमें ये होता है कि उनको रोना आता है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, हर वक्त खौफ की परेशानी, चिंता जैसे इंसान लगा होता है, और वो जो खुशी का जैसे एक होता है ना मंजर या समा होता है ना, एक्सप्रेशन होता है, जी एक्सप्रेशन, उसके बजाय वो बड़ी सैड लगती हैं। तो फिर वो लोग कई दफ़ा उसको समझने की बजाय कई दफ़ा नासमझी में ताने बल्कि देते हैं लोग कि ना शुक्री कर रही है ना। हालांकि वो ऐसी बात नहीं, वो बिल्कुल क्लिनिकल डिप्रेशन है। और वैसे ही जिस तरह बाकी अमराज हैं, दमा है, जैसे दमे इंसान को सांस फूल जाती है, उसको खांसी आती है, बेचारा उसका कसूर तो नहीं होता है ना। अब उसको कोई ताना दे कीजिए खांसी क्यों कर रहे हैं आप, सही, तो उसका जवाब ये दमा है और दमे के अंदर ही खांसी होती है। तो इसी तरह क्लिनिकल डिप्रेशन में वो जो उदासी और अफसुर्दगी होती है ना, वो इंसान के यानी उसके ऐसे गहरे बादल उसके एहसाब पर, उसके जहन पर छा जाते हैं, दिल पर छा जाते हैं कि बिल्कुल जैसे चांद बादलों के पीछे छुप जाता है ना, इस तरह उस बंदे का मिजाज, उसकी खुशी, उसकी एक्सप्रेशन ना बिल्कुल वो एक्लिप्स हो जाते हैं, बिल्कुल चांद ग्रहण जैसे होता है ना, इस तरह की एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है। सही। सो इसी तरह एक रिसेंटली एक बच्ची आई, स्टूडेंट आई मेरे पास जी। उनकी वालदा मोहतरमा लेकर आई, तो वो बड़ी नाराज़ हो रही थी बच्ची के साथ कि देखें टीचर भी इसको समझाती हैं, बल्कि उसको काफ़ी मार भी पड़ती है, घर मैं भी इसको समझाती हूँ, तो ये बच्ची पढ़ाई में तवज्जो नहीं देती। अच्छा, उनके बच्ची के जब क्लिनिकल डिटेल से हमने हिस्ट्री ली तो वो भी पता चला उस बच्ची की डिप्रेशन में कंसंट्रेशन और यादाश्त करने की सलाहियत ये भी बहुत मुतासर होती है। सही। अच्छा, उस बच्ची को बेचारी को असल में चीज़ें याद नहीं हो रही थी, इस वजह से उसके नंबर कम आ रहे थे, फेल हो रही थी। तो बजाय इस चीज़ को समझने के कि ये बच्ची के ऊपर क्लिनिकल डिप्रेशन का अटैक आ रहा है, सब कहते थे ये नालायक है, ये मेहनत नहीं करती है, ये याद कुछ नहीं होता है। सो ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसके बारे में हम समझते हैं कि हमारे बहन भाइयों को और तमाम लोगों को आगे ही होनी चाहिए, ताकि बर वक्त
इसको जो ये क्लिनिकल डिप्रेशन है इसको पहचाना जा सके और फिर इसका बाकायदा और मुनासिब इलाज हो। जो बुनियादी अलामात में दूसरी अलामत है, इसके अंदर ना किसी चीज़ में खुशी नहीं होती है और दिलचस्पियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सही। वो दिलचस्पी चाहे वो अब दीनी मामलात हैं, चाहे दुनियावी मामलात हैं, चाहे कोई खुशियाँ हैं, ड्रेसअप है, अपनी केयर है, वो बिल्कुल इंसान। बल्कि रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, स्टूडेंट हैं वो मेडिकल कॉलेज में जी। तो कहते हैं सर मैं अब इतना अवॉइड करता हूँ, दोस्त कॉल कर देना तो मुझे मुसीबत पड़ जाती है, मैं कॉल भी नहीं अटेंड करता हूँ। सही। तो फिर वो जब ज़ाहिर है वो हमने इस सब्जेक्ट को बहुत तफसील से पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये होता है कि सोशल आइसोलेशन में इंसान चला जाता है। कोई चीज़ नहीं बहाती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ना अपना ना पराया। सही। अच्छा, उससे जब इंटरेस्ट ख़त्म होती है तो वो अगेन अपनी एज के हिसाब से, चाहे वो ख़वातीन हैं जो घर के मामलात को चलाती हैं, बच्चों में दिलचस्पी, अच्छा जो अपने हस्बैंड के मामलात हैं उसमें एक दिलचस्पी जो होती है, इंटरेस्ट जो होती है, कोई कैपेसिटी टू इंजॉय करने की कैपेसिटी होती है, कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है। इसके टेक्निकल टर्म एनहेडोनिया यूज़ करते हैं। अच्छा। जिसकी तारीफ़ और डेफिनेशन ये है कि बंदे के अंदर खुशी होने की या इंजॉय करने की जो सलाहियत होती है ना, वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है। सही है। बिल्कुल, जैसे लाइट नहीं डिम हो जाती है, उसको किसी भी ऐसी महफिल में ले जाएं तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, चुपचाप बैठा हुआ होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो लोग बल्कि फिर बेचारा वो तनकीद का निशान नहीं बनते कि देखो यार ये बंदा बात ही नहीं कर रहा है, इसने तो एटीट्यूड बना लिया अपना। वो एटीट्यूड नहीं होता है, वो एक सिम्टम ऑफ डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। एक और जिसमें बड़ी ही कॉमन हमारे कल्चर में है, वो हमारे जो बहन भाई आते हैं हमारे साथ शेयर करते हैं, कमज़ोरी। अच्छा। कहते हैं इतनी कमज़ोरी है डॉक्टर साहब। जी, फटीगेबिलिटी, थकन, कमज़ोरी, बिल्कुल कुछ काम करने की हिम्मत नहीं है। अगर खातून खाना है, सुबह बच्चों का नाश्ता बनाने में मुश्किल पेश आ रही है, जो घर के मामलात हैं वो नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई है वो ठीक से नहीं हो रही, वो कहते हैं जी एनर्जी नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अगर इसके बारे में, क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में मालूमात ना हो तो लोग फिर ड्रिप और टीके और मल्टीविटामिन और फिर हर्बल और या फिर मतलब जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कमज़ोरी को दूर करने के लिए, या बेशुमार टेस्ट शुरू हो जाते हैं। सही। वो ब्लड कंप्लीट पिक्चर कराएं जी, अच्छा फ्लाम टेस्ट कराएं, जिगर के भी टेस्ट कराएं, तो कई दफ़ा इतना सारा ख़र्चा हो जाता है और टेस्ट जब आते हैं तो वो रिपोर्टें ज़रा नॉर्मल होती हैं। तो इसमें कमज़ोरी इंतहाई शदीद महसूस करता है इंसान, हिम्मत नहीं रहती, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, हर चीज़ बंदे की ना ज़ीरो लेवल पर आनी शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा बहुत सारी और, मतलब नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अब एक रात जब इंसान ना सोए तो दूसरे दिन पता है उसका जहन कितना मुतासर होता है, उसकी सलाहियत कितनी मुतासर होती है, भूख नहीं लगती है। और इसमें कोई 5 to 10% लोग हैं जिनमें भूख बल्कि ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा। इस तरह नींद भी, कुछ लोगों में नींद इतनी आती है कि सो के कहते हैं जी मैं सो के दिन रात ना तो मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, तो सुस्ती ज़्यादा छा जाती है। लेकिन मेजॉरिटी यानी ज़्यादा लोगों में नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनको नींद नहीं आ रही होती है, भूख नहीं लग रही होती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, सेहत गिरना शुरू हो जाती है, चेहरे के ऊपर ना, आंखों के ऊपर ना अजीब तासुरात होते हैं। लोग सारे कहते हैं यार तुम्हें क्या हो गया, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हो गया तुम्हें। अच्छा, उसके पास जवाब ही नहीं होता, मैं क्या बताऊँ लोगों को, एक्सप्लेनेशन क्या दूँ। सो इस तरह की ये एक पेचीदा सी एक सिचुएशन है। लेकिन अब इसको बाकायदा एक मेडिकल डिजीज़ जिस तरह डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर का मर्ज़ है, बिल्कुल इसी तरह इसको समझा जाता है कि ये भी बीमारी उसी तरह की मर्ज़ है। पहले इन्फॉर्मेशन और तहकीक इसके बारे में चूँकि रिसर्च कम थी, इस वजह से लोग कहते थे कि वहम का है मामला है, या कोई बहुत सारी और चीज़ें कहते थे, किसी ने साया हो गया है, किसी ने नज़र लगा दी है। तो इस तरह वो मरीज़ कई हफ्ते कई महीने बेचारे वो रुलते रहते थे और बग़ैर इलाज के वो चलते रहते थे। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल भी है, सवाल के बजाय बल्कि वो शायद एक ऐसा सिम्टम है जो शेयर करना चाहते हैं कि क्या ये भी कोई डिप्रेशन तो नहीं है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं बिनते अब्दुल रशीद, और अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। और वो सवाल उनका ये है जी कि इस बीमारी में ये अलामत होती है कि मरीज़ के लहजे में फ़र्क आ जाए और वही जो बहुत प्यार से बोलने वाला अचानक सख्ती से बोलने लगे, खूबसूरत आवाज़ जो है वो बुरी आवाज़ में बदल जाए और नरमी सख्ती में बदल जाए, इस तरह का सिम्टम भी है डिप्रेशन का। बहुत शुक्रिया। बाकायदा जो हम जब डायग्नोज करते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री जब हम लेते हैं, तो उसमें अपने स्टूडेंट्स जो हमारे पास MBBS के बच्चे आते हैं उनको हम दिखाते हैं, देखें अब ये जो इंसान या पेशेंट जो भी आते हैं, इनकी देखें स्पीच में कितना फ़र्क आ गया है। सो स्पीच का वॉल्यूम, उसकी शिद्दत, उसकी टोन, ये सारी की सारी लहजा यानी जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। और इरिटेबिलिटी,
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, माइंड कर जाना, चिड़चिड़ापन, ये अच्छी खासी अलामत है। और हमारे कल्चर में या हमारे माशरे में निस्बतन ये ज़्यादा है। और कई दफ़ा बल्कि जब हमारे पास लोग आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था, अब तो छोटी छोटी बात पर मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बस वो मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूँ या कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो आपने सही कहा कि ये चेंज कर देती है इंसान के मिजाज को, उसकी लहजे को, जिस तरह उसको बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए तहम्मुल से, वो तहम्मुल की बजाय ना उसमें शिद्दत और तलखी पैदा हो जाती है। सही। डॉक्टर साहब एक और सवाल भी है हमारे एक लिसनर की तरफ से, चाहें तो इसको यहीं पे एड्रेस कर दें या अगर लेटर ऑन आप देखेंगे रिलेट नहीं कर रहा जी, इंतजार कर रहे होते अपने रिस्पांस। उम्मे हुज़ैफा हमारी साथ और पूछ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का मसला ये है कि बाकी हर काम में ठीक है, जस्ट पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, वो लेसन याद करते हुए बहुत जल्दी भूल जाता है और उसकी एज 15 ईयर्स है और लगता वो 9 साल का है फ़िज़ीक से अपनी। राइट, थैंक यू वेरी मच। ये जो तीनों चीज़ें आपने बताई हैं कि जिस्मानी तौर पर अपनी उम्र से वो कम लगते हैं, बाकी मामलात में ठीक हैं, उसमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इस तरह बच्चे आते रहते हैं, स्टूडेंट्स आते रहते हैं कि चलें कुछ मामलात में ठीक है। लेकिन अब चूँकि इस उम्र के बच्चे के लिए स्टडीज़ और उसकी पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे ख़्याल में इस बच्चे को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। उसमें हम डिटेल से फिर क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसकी पैदाइश से लेकर अभी तक के मामलात वो सारे देखते हैं। फिर कुछ ज़रूरी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ बाकी कुछ टेस्ट होते हैं, प्रॉपर नॉलेज से रुजू करना चाहिए। जी, ताकि ये मामला जो ना बच्चे की ज़िंदगी का मामला है, उसकी तालीम का मामला है, तो इसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए। लेकिन इसको थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सही है। डॉक्टर साहब सिम्टम्स की बात हो रही थी, लेकिन उसकी दौरान एक और बड़ा एक आप समझे कि इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जहन में आती है कि कुछ सिमिलर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जी, कि बिल्कुल मिलते जुलती अलामात हों लेकिन वो डिप्रेशन ना हो, कुछ और हो। जी, सही कहा आपने। इसको हम इरफान बेटी साहब हम अपनी लैंग्वेज में ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। सही। सो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि एक मर्ज़ और उसकी तशखीस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होता है कि हम अपने जहन में मुसलसल इस चीज़ को रखते हैं कि क्या इसके साथ कोई और जिस्मानी या ज़हनी नोयत का, क्योंकि ज़हनी नोयत की जो अमराज हैं या जो कमज़ोरियाँ हैं इसकी हज़ारों किस्में हैं। सही। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मरीज़ बुखार के साथ आता है डॉक्टर के पास, अब वो बुखार क्या गले की इन्फेक्शन की वजह से है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, खून में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, मलेरिया है, डेंगू है, कौन सी मर्ज़ है। सही। तो आता सिर्फ वो बुखार के साथ है। ठीक। इसी तरह जब हमारे पास मरीज़ आता है किसी एक अलामत के साथ, चाहे वो कमज़ोरी है, चाहे अफसुर्दगी है, चाहे गुस्सा आता है, चाहे पढ़ाई में डिफ़िकल्टी है, तो फिर हम फ़ौरन पूरी की पूरी लिस्ट जो होती है ना अपने जहन में रखते हैं और जो मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता सवालात हम ऐसे पूछते हैं जिससे हमें पता चलता है ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ भी नहीं हो सकती। फिर मज़ीद अगर शक शुबा डॉक्टर्स के या स्पेशलिस्ट के माइंड में आए तो फिर हम कुछ ज़रूरी टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट से एक अल्टीमेटली मर्ज़ के ऊपर या तो पूरी अलामात और जो टेस्ट हम करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, कुछ और भी जिस्मानी टेस्ट भी करते हैं, तो उससे फिर हम एक डायग्नोसिस के ऊपर अल्टीमेटली सेटल हो जाते हैं। सही। कि यही बीमारी है। सही। तो बिल्कुल अपने जहन में रखना चाहिए कि और कोई मामलात, स्ट्रेस तो नहीं है, एंग्जाइटी तो नहीं है, बेताशी और अमराज हैं जिनको अपने जहन में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए हम कहते हैं बाज़ दोस्त जब मुझसे रब्ता करते हैं फ़ोन पर या SMS के ज़रिए, तो मुझे मेरी कोशिश होती है कि किसी वक्त थोड़ा सा टाइम मिले, वो आके प्रॉपर अगर कंसल्ट करें तो फिर हम सही किसी नतीजे पर पहुँचते हैं और आइंदा के लिए हालात उनके लिए बेहतर हो सकते हैं इंशाल्लाह। सही है। डॉक्टर साहब सिम्टम्स के बाद अब हम आएंगे इसका जो तरीका इलाज है, उसकी ट्रीटमेंट इसके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा इरफान साहब, जैसे पहले मैंने गुजारिश की है कि जिस तरह बाकी अमराज हैं, मिसाल के तौर पर, ये मिसाल मैं इसलिए देता हूँ ताकि उसे कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाता है। शुगर का जो मर्ज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको कहते हैं, उसके अंदर जिस्म में एक केमिकल है जिसको बहुत सारे लोग उसका नाम पता है, इंसुलिन। तो या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है जिस्म में, या इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है, या इंसुलिन जो जिस्म में अपनी उसकी एफिशिएंसी नहीं सही वो दिखा रही होती है। ये 3 सूरतें होती हैं जिसकी वजह से एक इतना यानी तकलीफ़ दे और इतना आप समझलें कि कई अमराज का मजमूआ सही ये बीमारी पैदा होती है, सिर्फ एक केमिकल सही जिस्म में उसकी कमी की वजह से। ठीक। बिल्कुल इसी तरह जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, इसमें भी जितनी रिसर्च हो चुकी है उसमें साबित हुआ है कि इंसान के दिमाग में और इंसान के एसाब में
कुछ बड़े ही इम्पॉर्टेंट और मुफीद अल्लाह ताला ने केमिकल्स रखे हुए हैं सिस्टम, जो उसके मूड को, उसकी सोचने की सलाहियत को, उसकी कंसंट्रेशन को, मेमोरी को, मिजाज को, हर चीज़ को बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं। उनकी कमी वाक़ई हो जाती है, उनको कुछ बैलेंस अपसेट होता है। अभी जो सबसे ज़्यादा जो टॉप पर ये केमिकल्स हैं, इसके नाम एक तो सेरोटोनिन, ठीक, और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन दो पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि इनकी डेफिनेटली बाकी लोगों की निस्बत या सेहतमंद लोगों की निस्बत, जो क्लिनिकल डिप्रेशन वाले मरीज़ होते हैं ना, उनमें ये दो केमिकल्स ये कम होते हैं, इनकी कमी हो जाती है, या इनकी एफिशिएंसी जो ना वो ख़राब होती है, बिल्कुल वैसी जैसे इंसुलिन की मिसाल मैंने दी है शुगर के मरीज़ों में। सो कहते हैं कि फिर आप जब ट्रीटमेंट करते हैं, अगर तो बहुत ही सवेयर या शदीद वो डिप्रेशन का अटैक हो, जिसमें पूरी अंदर से केमिस्ट्री दिमाग की और जिस्म की और असाब की तब्दील हो जाती है, तो पहले तो हम फिर उसको यानी डेफिशिएंसी को मेकअप करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए कोशिश हमारी होती है कि जल्दी मरीज़ को रिलीफ मिले, उसको थोड़ी बहुत मुनासिब दवाई। और ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दवाइयाँ होती महज नींद वाली, और कई दफ़ा मेरे अपने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हमसे भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने मरीज़ की कैफियत को नहीं समझा कि यार सुबह एक खातून ने नाश्ता बनाना है, या बच्चे ने स्कूल जाना है, या ड्राइवर है उसने गाड़ी चलानी है, तो उन्होंने ऐसी दवाई बीच में शामिल की जिससे नींद ज़्यादा आई। वो लोग घबरा जाते हैं, और लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन गई है कि शायद ये दवाइयाँ जो होती हैं नशावर दवाइयाँ होती हैं। सही। मैं ये दोबारा गुजारिश करूँगा कि सिर्फ हम कोशिश करते हैं वो दवाई दें जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दो जो सिस्टम है ना, इनको जो दवाई अपग्रेड कर दे। ठीक। और ये दोनों सिस्टम कुदरती हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सही। उन्हीं सिस्टम को हम रीइंफोर्स कर देते हैं, या उनको हम थोड़ा सा बेहतर करते हैं। ठीक होगा। लेकिन दवाइयों पर फ़ौरन हम नहीं जाते हैं। आजकल हम मरीज़ से भी पूछते हैं, अगर मरीज़ कहता है सर मैं दवाई नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो फिर उसमें काउंसलिंग, एजुकेशन और डिप्रेशन में बहुत तहकीक हो चुकी है और क्या क्या चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जी, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, नींद कब और कितनी करनी है, और कब नहीं सोना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी लोग आते हैं जो दिन भर सोते हैं और रात को जागते हैं, तो अगर वो नेचुरल सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो उससे भी ना दिमाग पर, असाब में ऐसी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। या फिर कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर जो माइल्ड सी जो डिप्रेशन है, बिल्कुल हल्के दर्जे की, उसमें अगर रेगुलर फिज़िकल आप एक्सरसाइज या वर्जिश आप शुरू कर दें, वॉक शुरू कर दें, और जो भी चीज़ें आपको सुकून देती है, ख़ास तौर पर रूहानी सुकून के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पढ़ना पढ़ाना है, हमारे कल्चर और हमारे माशरे में हमें बहुत खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है, लोगों में बड़ी अच्छी एक कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि फ़ौरन अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, अपना मामलात जो होते हैं वो अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह ताला से मदद और सहारा मांगते हैं। उससे भी डेफिनेटली इंसान के अंदर हिम्मत, कुव्वत और ताकत आती है। लेकिन अगर ये मामूली दर्जे से दरमियाने या शदीद दर्जे में चली जाए, तो फिर मेरे मरीज़ जो बाज़ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी अब तो वो जो पढ़ना पढ़ाना था उसमें भी डॉक्टर साहब सुकून ही नहीं मिलता है, या हिम्मत ही नहीं रही है। ठीक हो गया। तो तब वो शरी तौर पर भी एक माजूरी बन गई है। बिल्कुल जैसे जिस्मानी अमराज में एक माजूरी होती है, फिर वो एक माजूरी है, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट तबीब से, मालिज से रजू करके जहाँ भी आसानी। जी बिल्कुल, प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसमें मेडिकेशन सिर्फ एक पार्ट है, बहुत सारी और चीज़ें जो साथ साथ हम बताते हैं, और वो केस टू केस, हर केस की नोयत के मुताबिक, उसकी हिस्ट्री के मुताबिक फिर वो हम एडजस्टमेंट करते हैं। अब डॉक्टर साहब आपने इसके सिम्टम्स बताया था कि पेशेंट जो है वो सोशल आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। जी, ऐसी सूरत में जो हमारी फैमिली या फ्रेंड्स हैं या हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी क्या ड्यूटी बनती है, वो क्या मदद इस हवाले से दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को? जी इरफान साहब बहुत शुक्रिया। मेरे इस सवाल का जवाब जो ना दो तरीके से, एक तो है डूज और एक है डोंट्स। ठीक, कुछ चीज़ें हैं जो करनी है और कुछ नहीं करनी। सही। मैं अगर इजाज़त दें तो मैं पहले जो नहीं करनी ना वो मैं बताऊंगा। जी प्लीज़। अब बंदा जो ना वो बेसिकली इतना अंदर से उसका जहन परेशान हाल है, दुखी है, कॉन्फिडेंस नहीं उसके अंदर आ रहा है, वो कैपेसिटी टू एंजॉय वो नहीं है उसके अंदर, वो इसलिए बेचारा ना छुपता फिर रहा है। यानी वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक रिलीफ के चक्कर में ना किनारे हो जाता है। उसमें एक तो उसका मजाक उड़ाना, उसके साथ गैर ज़रूरी तौर पर उसको तनकीद का निशाना बनाना, ठीक, या उसके ऊपर अपनी समझ के मुताबिक कोई ना कोई चीज़ इम्पोज करना, अच्छा, या उसको गिल्टी कर देना सही कि ये जो तेरी हालत हुई है ना तो इस वजह से हुई है, तो ये नहीं करता था। कहते हैं उसमें ऑलरेडी बंदा बड़ा हसास होता है और बहुत ही उसका दिल और जहन टूटा सा होता है,
तो मज़ीद उस पर कोई प्रेशर ना डालें, कोई ज़ुबान से अल्फाज से ऐसा कोई निश्तर ना चलाएं। वो वैसे ही होगा जिस तरह ज़ख़म के ऊपर मिर्च आप लगा दें तो जैसे वो ज़ख़म जो है ना वो मज़ीद ख़राब होगा। अल्फाज का चुनाव ठीक हो ये होना चाहिए। सही। बेहतर यह है कि आप मरीज़ के पास ज़रूर जाएं, या ऐसा जो इंसान जो भी इसके फिर उसके पास जाएं, बिल्कुल नॉन जजमेंटल रहें, उसको अपनी पूरी तवज्जो, उसकी जो भी खिदमत आप कर सकते हैं। कई दफ़ा उनके दिल में बड़ी बातें होती हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। सही, सुने उसको। बिल्कुल। हम ये मशवरा देते हैं प्लीज़ आप सुनाएं मत ज़्यादा, सुने ज़्यादा। सही। उसके अगर दोस्त है आपका, भाई है छोटा, ठीक है ना, सर पर हाथ रखें, हाथ पर हाथ रखें, पूछें कि मुझे पता है इस वक्त आप बहुत एक परेशान कुन सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हमें एहसास है, इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। सही। अब बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज़ टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। सही। तो अगर हम ये ऑफरिंग के अंदाज में या उनको कंसोल करने के लिए बड़े जेंटल तरीके से करें ना, इसका नॉर्मली बहुत अच्छा आउटकम होता है। एक स्टेज पर वो लोग बात करनी शुरू कर देते हैं। सही। फिर अगर आप अपनी रिलायबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी उसी तरह बनाएं, ऐसा ना हो कि 4-5 मिनट बात करके फिर वही अपना आपको फतवा या कोई शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दें। जजमेंटल नहीं होना है प्लीज़ इसमें। जजमेंटल कि नहीं तूने ये किया था तो मैंने तो पहले भी मना किया था, ये इसलिए होता है या इसलिए या फलां तूने जो की थी ना गड़बड़, बस ये चीज़ को मज़ीद ब्रेक करेगी। सही। तो बड़ा इम्पोर्टेंट था जी, बस ये बड़ी इम्पोर्टेंट। नॉर्मली ऐसे रवैये देखने में आते हैं ऐसे केसेस में, इसी वजह से पेचीदगियाँ होती हैं। और अल्टीमेटली जो बाहर कहते हैं ना कि सुसाइड की रुझानात होते हैं, वो इंसान इतना तनहा हो जाता है जब उसको ये फील हो यार मुझे कोई समझने वाला है ही नहीं, मेरे दर्द को कोई समझने वाला नहीं, फिर मज़ीद वो तनहा होता है और फिर और ज़्यादा लोगों से वो भागता है, दूर होने की कोशिश करता है कि कोई ना कोई आके मज़ीद मुझे तनकीद का निशाना बनाएगा या मेरे दर्द में इजाफा कर देगा। तो एक सवाल शुरू में मेरे जहन में था, मैंने इसको नोट करके रखा हुआ था, जो आपने इसको थोड़ा सा जिक्र भी किया, मैं चाहूँगा कि थोड़ी और डिटेल से बात की जाए। जो रूहानी इलाज हम कहते हैं जी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे योगा है, मेडिटेशन है, और एक तो आपने डिटेल में बता दिया कि जो पॉजिटिव काम है लाइफ के, इबादत और पढ़ना पढ़ाना, या ये चीज़ भी बड़ा हेल्प करता है उसमें। ये जो मेडिटेशन या योगा वगैरह है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच। इसमें जो रिकमेंडेशन है, हम चूँकि जब इन चीज़ों के मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं तो हम द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हमेशा देखते हैं। ठीक। बिकॉज हमारे लिए दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी हिस्से में कोई इंसान अगर परेशान हाल है तो ज़ाहिर है वो उसके दुख को, दर्द को कम करना या उसके बारे में गौर करना, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम ये कहते हैं कि जिस भी वो सोशल सिस्टम का, स्पिरिचुअल सिस्टम का, मजहबी बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, जो भी चीज़ें उसके लिए तस्कीन का ज़रिया हैं, लेकिन तस्कीन का ज़रिया टेम्परेरी नहीं, ज़रा थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग बाज़ कल्चर ऐसे हैं जहाँ पर लोग दवाइयों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं या कुछ चीज़ें और ऐसी इस्तेमाल करते हैं कि यार इससे वक्ती तौर पर मुझे ज़रा सुकून मिलता है। ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन जैसे योगा का आपने जिक्र किया फॉर एग्ज़ाम्पल, या जैसा जिस्मानी वर्जिश, जिम में जाना, वॉक करना, दोस्तों के साथ थोड़ा सा फ़न टाइम, सोशलाइजेशन, लोगों के पास जाना, लोगों के पास बैठना, कोई अच्छे जो आपके सीनियर हों, बुज़ुर्ग हों, अहले इल्म की जो महफ़िलें होती हैं, अदब से जिनका ताल्लुक़ होता है, जिनकी बड़ी सॉफ्ट, बड़ी जेंटल अप्रोच है, ये सारी की सारी चीज़ें, ख़ासकर जो माइल्ड या हल्के और दरमियाने लेवल की जो डिप्रेशन होती है ना क्लिनिकल, उसमें ये चीज़ें ना हेल्प करती हैं। सही है। क्योंकि जो माशाल्लाह जो अदब से जिन लोगों का ताल्लुक़ होता है, दीन से, मज़हब से, रूहानियत से ताल्लुक़ होता है, वो इंसान की नफ्सियात को काफ़ी हद तक समझते हैं। और वो जितने बड़े लेवल के लोग होते हैं, इतनी आप देखें कि वो बहुत कम तनकीद करेंगे लोगों पर, बल्कि वो उनके अल्फाज और अंदाज में ऐसे लगता है जैसे मरम पट्टी रख रहे हैं लोगों के दुखते हुए दिलों। इसी वजह से लोग जाते हैं, बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, सीनियर्स के पास जाते हैं, चाहे वो उनका किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये वो सारी चीज़ें रिकमेंडेड हैं जिनका बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिससे इंसान को रिलीफ़ मिलता है, उसको कुछ सुकून मिलता है। योगा उसमें शामिल है, उसमें ये सारी चीज़ें जिनका थोड़ा हमने जिक्र किया है वो सारी चीज़ें शामिल हैं। बस कोई साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ ना हो, कोई उल्टी सीधी चीज़ ना हो। जैसे बाज़ माजरत के साथ जो कुछ सो कॉल्ड आमिल हजरात होते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट जब उनसे होकर आते हैं ना, वो बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं, फ़लाँ रंग का मुर्गा ले आओ, फ़लाँ वो ले आओ, पकड़ के परिंदा ले आओ, तो वो इस तरह के ना अजीब चक्रों में वो और मज़ीद उनकी उलझन
यानी माशी तौर पर भी, नफसियाती तौर पर भी मैं समझता हूँ वो अब्यूज़ हो जाते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह पर ना जाएं प्लीज़ जहाँ पे वो बंदा आपको कोई इस तरह का पैकेज ऑफ़र करे जो साफ पता चल रहा हो कि ये चक्कर ज़्यादा है, मुशक्क़त में ज़्यादा उसको डालना है, भला नहीं है मतलब इस इंसान का हो सकता है उस पैकेज में ना, उनसे ज़रा बचना है। बाकी जो चीज़ें आपको आराम देती हैं, सुकून देती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ आप जो भी डॉक्टर तबीब आपके करीब हों, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो इस फील्ड में जिन्होंने काम किया हुआ प्रैक्टिकली, उनसे रब्ता करके प्रॉपर एडवाइस लेना कि आपके लिए क्या मुनासिब है। मसलन दवाइयाँ जो ना, इसमें एक दवाई नहीं होती, मैं जैसे पहले मिसाल दी, उसमें दर्जनों दवाइयाँ हैं। अब डॉक्टर डिसाइड करता है मेडिकल हिस्ट्री लेके, पूरा मुआयना करके कि इस मरीज़ को ये दवाई ज़्यादा सूट करेगी। ये अगर मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने कल एग्ज़ाम देना है, इनका पेपर शुरू होने वाले हैं, इनको ये दवाई नहीं मैं दे सकता क्यों, ये मुमकिन है इनको नींद का गलबा कर दे, उस वजह से इनकी पढ़ाई पर। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं बेचारे कि जो स्पेशलिस्ट के पास नहीं गए हैं, खुद जाके स्टोर से दवाई को ली कि मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, तो अगले दिन पता चला पेपर भी उनका वो रह गया, या पेपर में जाके भी वो सोते रहे। सही। ये चंद एक सेंसिटिविटीज़ होती हैं जिनका हम एज़ कंसल्टेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं और उसका रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, बिनते अब्दुल रशीद दोबारा पूछ रही हैं कि अगर बंदा बार बार किसी चीज़ में नाकाम हो तो क्या ये बार बार की नाकामी भी उसे इस बीमारी की तरफ लेके जाती है? जी हाँ, इसमें एक बाकायदा थ्योरी भी है, एक रिसर्च भी है जिसको लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं। अच्छा। ये जिनने काम किया उन्होंने इसका नाम ये रखा था। तो उसमें कहते हैं कि अगर इंसान बार बार एफ़र्ट करता है और उस एफ़र्ट में उसको सेट बैक होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है। अब ये एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चले तो हम ज़्यादा बेहतर शायद कुछ एडवाइस या मशवरा दे सकें या इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन बिल्कुल जो मुसलसल और बार बार की नाकामियाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स, या आप समझ लें कि एक चीज़ बंदा करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, तो इससे भी स्ट्रेस इंसान के असाब पर बढ़ती है। और स्ट्रेस जब बढ़ती है तो ज़ाहिर है वो बॉडी की, ब्रेन की केमिस्ट्री को आहिस्ते से चेंज कर देती है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की अगर स्ट्रेसफुल इवेंट्स बार बार हो रहे हैं तो ये भी रिस्क ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन जो है उसको बढ़ा देते हैं। सही है। आखिर में डॉक्टर साहब मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, कोई ख़ास हदायत उनके लिए? एक तो आपने जिक्र कर दिया ना कि हम किसी से खाली पूछ के और कोई अपने रिलैक्स करने के लिए कोई मेडिकेशन यूज़ कर लेते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। जी, हाँ, तो जो लोग रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, कोई ख़ास हदायत देना चाहेंगे उनके लिए? जी इरफान साहब, बिल्कुल। एक तो हम देखते हैं कि उम्र के हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल एज, जेंडर के हिसाब से, स्टूडेंट है अगर, या वो बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा मेंटल अलर्टनेस की ज़रूरत है, ठीक है ना, उसके लिए क्या है, एज अगर बड़े बुज़ुर्ग जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हम कहते हैं, बड़ी उम्र के जो हमारे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए दवाई का चॉइस और उसकी डोज। लेडीज़, ख़ास तौर पर लेडीज़ जो मतलब शादीशुदा ख़वातीन जो होती हैं, जो माँ बनने के मराहिल तय कर रही होती हैं, प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन होती है, उनके लिए ख़ास तौर पर जो फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं जिसमें बेबी का ब्रेन डेवलप होता है, उसके बारे में बहुत मोहतात होते हैं। या अगर एक खातून को दवाई मिल रही है और उनने आके हमें कहा जी प्रेगनेंसी हो गई है, तो फिर हम यानी उस जो दवाई है ना उसका चॉइस हम इस तरह का बनाते हैं कि जो उनके लिए सेफेस्ट हो, ठीक हो गया, मिनिमम उसके साइड इफ़ेक्ट हो। सही। इसी तरह लॉन्ग टर्म में भी जब हम दवाई देते हैं तो उसकी डोज़ को बाज़ दफ़ा हमें एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हर इंसान की केमिस्ट्री और उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसके एसाब कितनी दवाई की डोज से मतलब वो रहते हैं, रीइंस्टेट होते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं, तो हमने उसकी डोज़ को एडजस्ट करना होता है। इसलिए शुरू में बाज़ डॉक्टर साहबान जो वो वीकली अगर बहुत ही शदीद डिप्रेशन का अटैक हो रिव्यू करते हैं, जब सिचुएशन बेहतर होती है तो फिर मंथली, बाज़ आफ्टर 3 मंथ्स। सो केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि मुसलसल दवाई के ऊपर नज़र है। और अच्छे जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको चूँकि मेडिसिन का खासा नॉलेज होता है उनके पास, सही, तो वो मुसलसल मॉनिटरिंग करते हैं। और कई दफ़ा शुरू में हम दवाइयाँ मजबूरन 2 या 3 देनी होती हैं अगर अलामात बहुत शदीद हों, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों को कम करके ना कोशिश करते हैं कि एक ही दवाई, जिसको मोनोथेरेपी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, कि 1 सिंगल मेडिसिन एंड मिनिमम पॉसिबल डोज, सही, उसके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर आते हैं पेशेंट्स को। और साथ बहुत सारी और चीज़ें बताते हैं जो उनको रिलैक्स करें, जो उनके एसाब के लिए या उनकी डिप्रेशन के लिए या डिप्रेशन से निकलने के लिए मददगार साबित होती हैं। वो सारा फिर एक इंडिविजुअल वर्किंग करनी होती है, एक इंडिविजुअल पैकेज जो है ना ट्रीटमेंट का या मैनेजमेंट का,
वो हमने डिज़ाइन करना होता है। सही है। उम्मे हुज़ैफ़ा का दोबारा मैसेज आया जिन्होंने बेटे के बारे में बात की थी कि काइंडली मेरी पूरी रहनुमाई करें कि मैं अपने बेटे को कहाँ लेके जाऊँ, और उन्होंने आपका नंबर भी मांगा है। लास्ट जो हमारी आपके साथ गुफ्तगू हुई थी हमने आपका नंबर अनाउंस किया था। आज भी मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर अनाउंस करें, लेकिन साथ साथ हदायत मैं देता चलूँ अपने लिसनर्स को कि काइंडली डॉक्टर साहब को फ़ोन करने से पहले टेक्स्ट कर लें और पूछ लें उनकी अवेलेबिलिटी को, बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा इस तरह की एथिक्स का हम ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे आसानी होगी हमें बहुत सारी चीज़ों में। तो डॉक्टर साहब ये प्लीज़ इस सवाल का भी जवाब दे दें। जी इरफान भाई साहब जी, मोहतरमा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए, आपके बच्चे के लिए आसानी करे। मेरे ख्याल में हमें बच्चों के बारे में कम से कम हमारी बहुत सेंसिटिविटी होती है कि देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो, उनकी एक पूरा ज़िंदगी का आगे सिलसिला होता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि अल्टीमेटली हर बच्चा बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए, अपनी तालीम, अपनी यानी सलाहियत और पोटेंशियल के मुताबिक बेहतरीन तालीम हासिल करे और अपने पाँव पर खड़ा हो। ये चीज़ें बास बार रुकावट बनती हैं, इसलिए अगर मुमकिन हो नंबर भी आपसे शेयर कर लेंगे हम, मुझे SMS कर दें, और SMS का मैं गुजारिश करूँगा अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से, बच्चों से जो रब्ता करते हैं कि अपना नाम और जिस जगह से कर रहे हैं वो प्लीज़ आप ज़रूर ज़रा कम्युनिकेट कर दिया करें, हमें बता दिया करें, ताकि आपसे बात करने में हमें आसानी भी हो जाती है। सही, क्योंकि वो ये जो मशवरा हम देते हैं ना, वो उम्र, जेंडर, मेल फीमेल, उम्र, उस हिसाब से ना हर चीज़ सोच कर फिर हम कोई मशवरा देते हैं जो हम समझते हैं कि ये उनके लिए बेहतरीन होगा। तो वो अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ ज़रूर दिया करें, और थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, क्योंकि ये मामलात ऐसे होते हैं कि इसमें बड़ी सोच और विचार करके, तहकीक करके अच्छे तरीके से रहनुमाई करने की हम कोशिश करते हैं। सो नंबर हमने अनाउंस किया था, नंबर जो जिसके ऊपर आप SMS कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी आप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। नंबर इज़ 0332 619 1719। आई रिपीट 0322 619 1719। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए दोबारा। इंशाल्लाह सामीन मोहतरम हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोकर साहब, सरबराह हैं शोबा ज़हनी सेहत इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में, और बड़ी मुफीद उनके साथ गुफ्तगू हुई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे और किसी और टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए।